कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाईक्वेस्ट एकेडमी। वाईक्वेस्ट एकेडमी में हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं। आज उसका बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले शॉक थेरेपी देख लेते हैं क्या है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। देखो, जब कोलैप्स होता है कम्युनिज्म सिस्टम, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है और जो है पूरा का पूरा कम्युनिज्म कोलैप्स कर जाता है, तो जितने भी ये यूएसएसआर के अंदर कंट्रीज होती है, 15 कंट्रीज जो भी थी है, इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसको अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट से, ये जो सोशलिस्ट सिस्टम से हटकर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ ये लोग जो मुड़ते हैं. The mode of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and IFM come to known as shock therapy. और जो ये ट्रांजिशन होता है, इस जो ये जो ट्रांजिशन का मॉडल था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो मॉडल था, ये खासकर रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप के अंदर होता है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है, और इसको जो है आगे जाके जो है लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं. शॉक थेरेपी वेराइड इन इंटेंसिटी and speed among the former second world countries, but its direction feature was quite similar. देखो, जो शॉक थेरेपी थी ना, वो उसके अंदर उसकी जो इंटेंसिटी थी ना, वो काफी वैरायटी में थी, काफी वेराइड थी, और जो इसकी स्पीड थी, वो वर्ल्ड सेकंड जो सेकंड वर्ल्ड की कंट्रीज थी ना, फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, उनके लिए काफी डिफरेंट थी, काफी यूनिक फीचर्स थे, और कुछ जो है सिमिलर भी थे. तो देख लेते हैं पहले हम इसके बारे में. देखो, ईच ऑफ दिस कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू, जो जितने भी ये यूएसएसआई कंट्रीज थी, रशिया, सेंट्रल एशिया जैसी जो कंट्रीज थी, इनको सबसे पहले तो एक अपना जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है ना, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करना था. कम्युनिज्म से हटकर इन लोगों को जो है अपना जो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करना था, which means rooting out completely out any structure involved during the सोवियत पीरियड. मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी स्ट्रक्चर ये लोग जो सालों से फॉलो कर रहे हैं सोवियत पीरियड के टाइम से, उसको आप पूरी तरह से खत्म करना होगा. एंड अबव ऑल, इट मीन दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. दूसरा जो सबसे बड़ा वो था कि अब जो है ना, इनमें जो रशिया की कंट्रीज थी, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी, उनके अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप को जो है एक डोमिनेंट पैटर्न मिला. यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज के अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेंस मिली, एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली बॉट इन. जो प्राइवेटाइजेशन था स्टेट के एसेट्स का, कॉर्पोरेट का ओनरशिप का जो पैटर्न था, उसको फटाफट जो है प्राइवेटाइजेशन के अंदर लिया गया. And privatization of state assets and corporate ownership pattern were to be immediately bought in. Collectively farms जो जितने भी collectively farm थे, कम्युनिस्ट फार्म थे, उनको प्राइवेट फार्मिंग में चेंज किया गया, कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में चेंज किया गया. उसके बाद जो ट्रांजेक्शन बनाया जा रहा था, रूल्ड आउट किया गया कोई भी अल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. देखो, जो ट्रांजिशन रूल आउट एनी, जो ये ट्रांजिशन था शॉक थेरेपी का डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म में जाने का, जितना भी पूरा ट्रांजिशन हुआ, इसके अंदर कोई भी अल्टरनेट या फिर थर्ड वे जो स्टेट कंट्रोल करे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को, उसको जो है रूल आउट कर दिया गया. नीचे आप मैप देख रहे हैं, ये इसके अंदर मैप के अंदर आपको दिखेगी जो है एशिया की, सेंट्रल एशिया कंट्री है खासकर. ये रशिया, कजाकिस्तान, ये जो है ये एरिया, ये बड़ा का बड़ा ये जो है सेंट्रल एशिया का है, जो हम जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की तरफ ये लोग शिफ्ट करते हैं. आगे चलते हैं. देखो, शॉक थेरेपी also involved a drastic change in the external orientation of this country economies. देखो, शॉक थेरेपी से इंटरनल चेंजेस के साथ साथ जो एक्सटर्नल और चेंजेस भी हुए इकोनॉमिक्स में इनकी. डेवलपमेंट वाज नाउ envisaged through the more trade, thus a sudden and complete switch to free trade was considered essentially. आप देखो, जो डेवलपमेंट जो था ना इन कंट्रीज का, वो अब जो है वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड ज्यादा होने लग गया. तो एक सडन चेंज लाना पड़ा, और एक इनको जो है अपनी इकोनॉमी फ्री ट्रेड में जो है चेंज करनी पड़ी. पूरा का पूरा जो है इनको अपना ट्रेड सिस्टम जो है फ्री ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर स्विच करना पड़ा. द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वर टू बी मेन इंजन ऑफ द चेंज. जो इकोनॉमी के लिए, जो चेंजिंग के लिए सबसे बड़ा जो इंजन था, वो दो चीज थी. एक तो फ्री ट्रेड रिजाइम, एंड दूसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, जो है सबसे मेन चेंज इंजन थे. दस आल्सो इन्वॉल्व ओपोनेंट्स टू, यहाँ से क्या होता है, इन मेन इंजन्स की वजह से एक तो इन कंट्रीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग होती है, डिरेगुलेशन और करेंसी कन्वर्टेबली इजी हो जाता है.
ठीक है। इन सब के अंदर सबसे जो चीज़ें इन्वॉल्व थी वो ये, एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके लिए जो है, लोगों के लिए जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन एरियाज़ के अंदर रास्ता जो है आसान हो जाता है, फाइनेंशियली ओपन हो जाता है ये लोग वर्ल्ड के लिए। और दूसरा जो है यहाँ पर डीरेगुलेशन हो जाता है, और करेंसी को कन्वर्टेबिलिटी बना दी जाती है, करेंसी यहाँ पर कन्वर्टेबिलिटी हो जाती है। Finally, the transition also involved a break up to existing trade alliance among the country of the Soviet bloc। और जो ये ट्रांजिशन था ना, यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का जो ट्रेड अलायंस था, जो ये लोग आपस में ट्रेड करते थे, दूसरे वर्ल्ड से नहीं कर रहे थे, तो ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ इनडायरेक्टली, अब जो पहले ये लोग जो था सोवियत यूनियन का, जो कोई भी स्टेट जो है यूएसएसआर का कोई भी स्टेट जो है वेस्ट से जो है कनेक्ट नहीं था, वेस्ट से जो है इनका कोई भी डायरेक्टली नहीं था। बट इस ट्रांजिशन के बाद जो है, शॉक शॉक थेरेपी के बाद जो है, अब जो है इसके बहुत सारे स्टेट जो थे ना वो वेस्ट से डायरेक्टली लिंक कर रहे थे, और आपस में ट्रेड करने की जगह जो है ये लोग वेस्ट से डायरेक्टली ट्रेड कर रहे थे। ठीक है। एंड ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। ठीक है। एंड दीज स्टेट्स आर दस टू बी ग्रेजुअली अब्सॉर्ब्ड इन द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। इसी वजह से इन स्टेट को जो है वेस्टर्न का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना उसको बहुत अच्छे से ग्रेजुअली अब्सॉर्ब करना पड़ता है। एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकम द लीडर एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू देयर एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, एक तो इन लोगों को जो है अब्सॉर्ब करना पड़ता है वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को, उसके साथ जो है जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट होते हैं ना, अब वो जो है इनके लीडर बन जाते हैं और इन्हें गाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, इनका डेवलपमेंट कंट्रोल करते हैं रीजन्स में अपनी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। मतलब जो वेस्ट है वो इन कंट्रीज के अंदर अपनी एजेंसीज लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं इन लोगों को डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, इन लोगों को गाइड करने के लिए। बेसिकली वो उनको लीड कर रहा होता है, उन पे इनडायरेक्टली वैसे रूल कर रहा होता है, वेस्ट इनकी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पर रूल कर रहा होता है। अब शॉक थेरेपी हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। देखो, the shock therapy administration in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of the consumption। देखो, जब शॉक थेरेपी का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था 1990s में, तो यहाँ पर जो लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि सबको मास कंजप्शन मिलेगा, वो नहीं हो पाया जनरली। यहाँ पर जो है इससे जो यूएसआर की जो इकोनॉमी थी ना वो मिट्टी में मिल गई, और लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होने लगा। रशिया, द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो रशिया का सबसे बड़ा जो स्टेट लार्जर स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल था, एरिया था, कॉम्प्लेक्स था, वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता। 90% जो है इंडस्ट्रीज, एज अबाउट 90% ऑफ इंडस्ट्रीज क्योंकि आप देखो ये ट्रांजिशन जब होता है तो रशिया की जो 90% जो इंडस्ट्रीज होती है उनको सेल पे कर दिया जाता है फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, पुट फॉर सेल फॉर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रशिया की जो कैपिटलिज्म जो कंजप्शन इंडस्ट्री थी, लार्जेस्ट कंजप्शन इंडस्ट्री थी, उसको जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन कर दिया जाता है। सिंस द रिस्ट्रक्टिंग was carried out the market forces and not by the government directed industrial policies। और ये इस वजह से होता है कि ये जो हो रहा होता है ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है, ना कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है लोगों के अंदर जो है जो वर्चुअल डिस्पेरेंस था इन इंडस्ट्रीज का वो लगातार खत्म ही हो जाता है। ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज वो खत्म होनी शुरू हो जाते हैं। दस वो इसको इसी वजह से इसको जो है लार्जेस्ट गैराज सेल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। एज अ वैल्यूबल, जो इतनी भी वैल्यूबल इंडस्ट्रीज थी ना उनकी वैल्यू गिरा के उन्हें बेचा गया है, बिल्कुल वृद्धि के भाव पर जो है इन इंडस्ट्रीज को जो है प्राइवेट ग्रुप्स को जो है बिल्कुल सेल किया गया है। इस वजह से इसको जो है लार्जेस्ट गैराज सेल भी कहते हैं हिस्ट्री की। दो ऑल सिटीजन वर गिवन वाउचर्स टू, जबकि सब यहाँ पर सभी सिटीजन को वाउचर्स मिले थे कि वो पार्टिसिपेट करें इन सेल्स में। और कुछ बहुत ज्यादा सिटीजन ने जो है अपने वाउचर्स ब्लैक मार्केट से भी खरीदे थे, क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत थी। उन्होंने अपना जो है ब्लैक मार्केट में अपने वाउचर्स भी बेच दिए, क्योंकि लोगों को इतना गरीबी था, इकोनॉमी इतना खराब हो रखा था, तो लोगों को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने वाउचर्स जो है ब्लैक मार्केट में बेचे। द वैल्यू ऑफ, इसी वजह से जो रशिया की यूएसएसआर का जो मनी था, रूबल की, रशियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है ड्रामेटिकली, बहुत तेजी से वो गिरती है। एंड इन्फ्लेशन का रेट जो है लोगों के अंदर वहां पर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और लोग जो है अपनी सभी सेविंग को वो यहाँ पर लोगों की सेविंग्स खत्म होनी शुरू हो जाती है। दस कलेक्टिवली फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। और जिस हिसाब से जो फार्म सिस्टम कम्युनिज्म फार्म सिस्टम जो है चेंज, जो कि कैपिटलिज्म फार्म सिस्टम में बना था, अब वो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ तो लोगों को अब जो है
थोड़ा फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गया। एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, और रशिया को जो है फूड इम्पोर्ट करना शुरू करा। द रियल जीडीपी of Russia is nine in 1999 was below and what is in 1989। 1999 में जो रशिया की जीडीपी थी ना वो 1989 से भी कम थी। द ओल्ड ट्रेडिशन ब्रोक डाउन एंड नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, जो इसी वजह से जो है ये ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ा और इसकी जगह कोई भी अल्टरनेटिव नहीं लेके आया गया। कैपिटलिस्ट की तरफ जो है लोग स्विच होते हैं। द ऑल सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय, जो ये सोशल वेलफेयर का सिस्टम था इसको जो है पूरी तरह से खत्म करा गया। ठीक है, कम्युनिज्म का सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देगा। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट, सभी जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, वो सब चीज़ों को, हेल्थ के अंदर, उन सब चीज़ों को जो है विड्रॉ करा। गवर्नमेंट की जितने भी सब्सिडीज है लास्ट सेक्शंस में जो प्रोवाइड कर रही थी, जो पुश कर रही थी लोगों को पॉवर्टी की तरफ, उन सबको विड्रॉ करा गया। द मिडिल क्लास फॉर पुश टू हायरार्की ऑफ सोसाइटी एंड एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेट और माइग्रेट। इसी वजह से जो मिडिल क्लास पीपल है उनको पुश करा गया सोसाइटी की परिहार्सी की वजह से तरफ, और जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी रशिया की, वो या तो वो डिसइंटीग्रेट हो गई या वो उन्हें वहां से जो है माइग्रेट करना पड़ा, वो जगह छोड़कर उन लोगों को दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना पड़ा। एक माफिया मर्ज्ड होता है इस मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो इतना सब कुछ हो रहा था, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जो है अभी अच्छे से रूल नहीं कर पा रही है। चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंजेस हो रही थी, इकोनॉमी को गिरा बिल्कुल गिर चुकी थी, सब कुछ डिसइंटीग्रेट और टूटा-फूटा पड़ा था रशिया के अंदर। तो अब माफिया इमर्ज होना शुरू हुआ इन कंट्रीज़ के अंदर, और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो माफिया जो है खुद कंट्रोल करना शुरू करा। मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज़ एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन टॉप पे था, इन यहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन से जो है नए डिस्पैरिटीज़ जो है उनकी नई डिस्पैरिटीज़ की शुरुआत होती है। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन, और इतना डिस्पैरिटीज होता है कि रशिया के अंदर एक गैप आ जाता है रिच और पुअर रीजन्स के अंदर। अनलाइक द अर्ली सिस्टम देयर वाज नो नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल्स। अब पहले के मुकाबले ना अब जो है रशिया के अंदर जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो गया था। The construction of democratic institution was not given the same attention as priority as a demand of economic transformation। और जो डेमोक्रेसी की कंस्ट्रक्शन होने वाली थी, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन होने वाली थी, उनको वो सेम अटेंशन और प्रायोरिटी नहीं मिल पाई इन रीजन के अंदर, जो हम लोग ये लोग जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सीधा सीधा इग्नोर करा गया और इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल these countries were drafted in a hurry and most including Russia had a strong executive president with the widest possible power that rendered elected parliaments relatively weak। उसके बाद जो है इतना हुआ कि इतना जल्दी जल्दी में जो है इन लोगों ने जो है इन कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया बहुत जल्दी हरी के अंदर। ठीक है, और जो रशिया था उसका जो एक प्रेसिडेंट था वो बहुत एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, जिसके पास जो है काफी ज्यादा पावर्स थी। इसी वजह से जो है इनका जो है पार्लियामेंट इलेक्शन जो है एक हफ्ते के अंदर रिलेटिवली वीक में बहुत थोड़ा वीक वे से हुआ। और सेंट्रल एशिया का प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर थी, सेवरल ऑफ देम बिकम वेरी अथॉरिटेरियन। सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा थी, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स थे वो अथॉरिटेरियन में बन गए। फॉर एग्जाम्पल रशिया में जो है इतना पावर नहीं था, प्रेसिडेंट के पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था, तो थोड़ा यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो होल्ड है वो वीक रहा सेंट्रल एशिया के मुकाबले। जहाँ सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा थी तो अथॉरिटेरियन वहां पर ज्यादा हुए। फॉर एग्जाम्पल देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it to another 10 years। For example, अब देखो दो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट थे और जो उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने खुद को अपॉइंट करा 10 साल के लिए पावर के अंदर। ठीक है, फिर बोला कि 10 साल बाद जो है हम लोग इलेक्शन करेंगे, पर ऐसा नहीं करा इन्होंने। ये जो अपना जो रूल था, जो रूलिंग पीरियड था, उसको दोबारा से एक्सटेंड करके 10 साल तक और बढ़ा दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, पोजीशंस को बनने का मौका ही नहीं मिला, इनका जो है कोई अपोजिशन बन नहीं पाया। और जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वाज येट टू, और जो जुडिशियल कल्चर था, जस्टिस का जो कल्चर था, वो एस्टेब्लिश अभी हुआ ही नहीं था कंट्री के अंदर। ठीक है, वो येट टू बी एस्टेब्लिश इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। इन सभी कंट्रीज में जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन कंट्री थी, उन सब के अंदर जुडिशियल कल्चर, जुडिशियल सिस्टम को एस्टेब्लिश तो होने में अभी वक्त था, वहां पर जुडिशरी की जगह नहीं थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। जो रशिया की देखो ज्यादातर जो इनकी इकोनॉमी है वो 2000 के टाइम पे रिवाइव करनी शुरू हुई दोबारा।
2000 के टाइम पर जो है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हुई एंड 10 इयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। उनकी जो इंडिपेंडेंस के 10 साल, लगभग 10 साल बाद जो है इन लोगों की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव करनी शुरू करती है, स्पेशली जो है रशिया की। And the reason for the revival for most of the economy was the export of natural resources like oil, natural gas, एक मिनट, oil, natural gas, नेचुरल गैसेस लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। देखो, अब इनका जो इकोनॉमी जो रिवाइव हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये था कि इन लोगों को जो है, इन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया। ठीक है, was export the natural resources like oil, natural gases and mineral, Azerbaijan, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास जो है ऑयल और गैस प्रोड्यूसर, ये जो मेजर गैस प्रोड्यूसर थे, और इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज से, अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस द टेरिटरीज। देखो, ये जो चार कंट्री थी, इनके पास जो है ये सबसे बड़ा ऑयल और गैस का प्रोड्यूसर थे, और दूसरी कंट्री को इससे इनसे फायदा क्या हुआ, जो इनकी पाइपलाइंस थी ऑयल और गैस की, वो इनकी कंट्रीज, उनकी टेरिटरीज को क्रॉस कर रही थी, तो उन लोगों को रेंट देना पड़ता था। तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर्स हैज रीस्टार्टेड, तो इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भी रीस्टार्ट होता है। ठीक है, अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरी जो कंट्रीज थी, उनकी टेरिटरीज में इनकी पाइपलाइन क्रॉस होती थी, तो इसी वजह से जो है लोगों को रेंट पे करना, तो सब लोग जो है मिलकर कमा खा रहे थे। अभी जो है इनकी जो इकोनॉमी थी, अब जो है उनको उन्होंने जो है उभरना शुरू करा। अब इसके बीच में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होएगी, सिंपल सी बात है। देखो, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वर नाउ prone to conflicts and many have the civil wars and insurgents। अब जो है जितने भी फॉर्मर सोवियत यूनियन की रिपब्लिक थी, उन सब के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, सिविल वॉर का वो पार्ट बन रहे थे, इंसर्जेंट्स हो रहे थे। देखो, कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर्स। उसके बाद जो जितनी इनकी पिक्चर्स कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी, उतना जो है दूसरी की जो पावर्स थी, वो इन सब चीजों के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाती जा रही थी। देखो, रशिया के पास दो रिपब्लिक थी, चचेनिया और दगिस्तान, है मोस्ट वायलेंट सेसेनिस्ट मूवमेंट। इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो है, दोनों रिपब्लिक के अंदर सबसे वायलेंट सेसेनिस्ट मूवमेंट हुआ। ठीक है, मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद चेचन रिबेल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन। और जो मॉस्को का मेथड था, जो चेचन के रिबेल्स को डील कर रहा था, इसमें इन्होंने कहा बहुत ज्यादा मिलिट्री डिस्क्रिमिनेट का यूज किया गया, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर बॉम्बिंग होती है, जिससे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, एंड फेल टू रीटर एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस। और इनको जो है इंडिपेंडेंस का जो इनका एस्पिरेशन था, तो वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग, हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है, बहुत ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, इतना थोड़ा भयंकर होता है ये सेक्शनिस्ट मूवमेंट जो होता है। ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर तजिकिस्तान जो है, जिसने सिविल वॉर को विटनेस किया था, और वो लगभग जो है 10 साल तक चला था। ठीक है, तजिकिस्तान विटनेस अ सिविल वॉर जो कम से कम 10 साल तक चला, 2001 तक तो वो चला। द रीजन एज अ होल हैज मेनी सेक्टरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसके अंदर जो रीजन के अंदर भी बहुत ज्यादा सेक्टरियन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। देखो, इन अजेरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोरन काराबाख, सम ऑफ लोकल आर्मेनियंस वेंट टू सक्सीड एंड जॉइन आर्मेनिया। कुछ जो लोकल आर्मेनियंस थे, वो आर्मेनिया को ज्वाइन करते, जॉर्जिया के अंदर डिमांड उठती है इंडिपेंडेंस की, एंड हैज कम फॉर टू प्रोविनेंस, जो दो प्रोविनेंस से निकलती है रिजल्ट, और इससे जो है इनके अंदर दोबारा से सिविल वॉर होता है। ठीक है, जॉर्जिया में डिमांड इंडिपेंडेंस की होती है, जिससे दो प्रोविनेंस के बीच में उठती है, और जो है एक सिविल वॉर की शुरुआत होती है। द मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइन इन यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। और जो ये मूवमेंट होता है, वो उनके लिए जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स होती है, उनके अगेंस्ट होता है, जैसे कि यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, जो जो आज के टाइम में जो आज के टाइम में रशिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, वो इसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी माना जाता है कि वो जो है, जो डिसइंटीग्रेशन पहले उस टाइम पे हुआ था, वो अब उसको दोबारा से, रशिया का एक ड्रीम है, वो अपना इसको दोबारा से यूनाइट करना चाहता है। कंट्रीज एंड प्रोविनेंस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, और जो कंट्रीज और प्रोविनेंस है, वो आपस में जो है रिवर वाटर्स के लिए लड़ रही है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग के लिए लड़ रही है। ऑल दिस लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। और इससे क्या होता है, जो इंस्टेबिलिटी फैलती है, और लोगों की जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है बदतर हो जाती है। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स आर एरिया विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, और जो सेंट्रल एशिया का एरियाज है,
वो जो है वो वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है वहाँ पर, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा है उन लोगों के पास। सेंट्रल एशिया हैज़ आल्सो बिकम अ ज़ोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज़, और इसी वजह से जो सेंट्रल एशिया है वो एक ज़ोन बन चुका है कॉम्पिटिशन का, जो आउटसाइड पावर्स ऑयल कंपनीज़ के बीच में चल रही है। द डिजाइन इज नेक्स्ट टू, ये रशिया के बिल्कुल सटके है, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बिल्कुल सटके है ये एरिया, एंड ये वेस्ट एशिया के बहुत ज्यादा क्लोज है। और आफ्टर 11 सितंबर 2001 द यूएस वांटेड मिलिट्री बेस इन द डिजाइन हेड एंड पेड द गवर्नमेंट फॉर ऑफ ऑल स्टेट Central Asian state to hire bases to allow airplane to fly over the territory during the wars in Afghanistan and Iraq। और देखो 11 सितंबर के बाद 11-10 के सितंबर 2001 के बाद जो है यूएस चाहता था कि जो यहाँ पर है इन एरियाज के अंदर मिलिट्री बेस बने, और गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल एशिया को पैसे दिया, उनको पेड किया कि वो यहाँ पर जो है एक बेस बनाए, और अपने उनके जो एयरप्लेन्स है जो इस टेरिटरी से उड़ के जाते हैं अफगानिस्तान और इराक वॉर के टाइम पे, उनको जो है यहाँ से उड़ने की अलाउ किया जाए, ठीक है। हाउएवर रशिया perceived the state as its near abroad and believes that they should be under Russian influence, बट जो रशिया मानता है कि ये रशिया के करीब के रशिया के पड़ोसी है, तो यहाँ पर जो है रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए, ना कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस, उसका यूएस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए। चाइना का जो है यहाँ पर अपना अलग इंटरेस्ट चल रहा है, चाइना के लिए यहाँ पर चाइना के लिए ऑयल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो चाइना का यहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज की वजह से जो है चाइना का यहाँ पर अपना अलग इंटरेस्ट चल रहा है, एंड चाइनाज हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। इस वजह से जो है चाइना ने क्या करा, जो सेंट्रल एशिया के बॉर्डर्स हैं उसके आसपास जो है वहां पर उन्होंने बसना शुरू करा, लोगों को सेटल कराना शुरू करा, ताकि जो है यहाँ पर ट्रेड कंडक्ट इजिली वे से हो सके, ठीक है। इन ईस्टर्न यूरोप ज़ेकोस्लोवाकिया स्लिप पीसफुली इनटू, और जो इतना भी ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो ज़ेकोस्लोवाकिया था, वो पीसफुली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जिसको पीसफुली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द सजेक्स एंड सोलाकवाक्स, जो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, बट द मोस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टुक प्लेस इन द बल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो यूगोस्लाविया के अंदर होता है। आफ्टर 1991 इट्स ब्रोक पार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक यूरोटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हेज़रोगोविना डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और जो यूगोस्लाविया बहुत ज्यादा आपस में यूगोस्लाविया बिखर जाता है जब यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोविंस जो है अलग होने कोशिश करते हैं 1991 के बाद, जो है बहुत सारे प्रोविनेंस जो है वो अलग होने की कोशिश करते हैं, खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एथनिक सर्ब अपोज दिस एंड मास्केर ऑफ नॉन सर्ब बोहेसन फॉलोड, इसी और इसको जो है जो ये अ, हुआ, जो सेवरन प्रोविनेंस जो है इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है एथनिक और सर्ब्स जो है इसको अपोज करते हैं। एंड एक मास्केर होता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर नॉन सर्ब, जहाँ पर नॉन सर्ब बोसेनियंस को फॉलो किया जाता है। नाटो को इंटरवेयर करना पड़ता है, एंड द बूमिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर, और नाटो जब इंटरवेयर करता है तो वो यूगोस्लाविया बॉम्बिंग होती है, जिससे जो है ये इंटर एथनिक सिविल वॉर शुरू हो जाता है। अब जो है इंडिया का और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशन है ये देख लेते हैं। देखो, इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इंडिया ने सबके साथ जो है बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो इंडिया का है वो रशिया के साथ है। इंडिया रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स फॉर फॉरेन, एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए हमें रशिया का जो रशिया से रिलेशन है वो अच्छा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। foreign policy. Indo-Russia relation are in order is to coexistence of several power in the international system। इनका जो ये relation है इंडिया इंडो रशिया रिलेशन है वो एक कोहेजिस्टेंस में है, जहाँ पर सेवरल जो पावर रिसाइड कर रही है इंटरनेशनल सिस्टम में। कलेक्टिवली सिक्योरिटी, सबसे पहले तो सिक्योरिटी की बात होती है यहाँ पर, इन विच एन अटैक और ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। ग्रेटर यहाँ पर जो इंडो रशिया रिलेशनशिप है इसके अंदर एक तो ग्रेटर रीजनलिज्म है, नेगोशिएटेड अच्छा सेटलमेंट कर लेते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, ठीक है। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज है इन सभी कंट्रीज के अंदर, और डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज लाइक द यूएन एंड शुड बी स्ट्रेंथेंड, इसी वजह से जो यूएन को लेकर जो डिसीजन बॉडीज है वो स्ट्रेंथेंड हुई है, डेमोक्रेटाइज्ड और एम्पावर्ड है, ठीक है। एंड मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में जो साइन हुए हैं, ठीक है। एंड इंडिया और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है वो 2001 के जो है इसके पार्ट बनते हैं। इंडिया स्टैंड और रशिया का जो इंडिया को जो रशिया से बेनिफिट्स मिलता है ना, वो स्पेशली हमें कश्मीर के मामले में मिलता है, क्योंकि रशिया जो है हमेशा हमें
वहाँ पर स्टैंड देती है ऑन द इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, सीज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म में जो इतना भी हमें ज्यादातर सपोर्ट जो मिलता है वो हमें रशिया की तरफ मिलता है। रशिया की तरफ से मिलता है सेंट्रल एशिया बैलेंसिंग इट्स रिलेशनशिप। एक मिनट, हाँ ठीक है। एक्सिस और उसके साथ जो है हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है, ठीक है? और अपने रिलेशनशिप जो है हम चाइना के साथ थोड़ा-सा बैलेंस कर लेते हैं। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज़ इंडिया एक तो अब हमें तो इतना फ़ायदा मिल रहा है कि हमें जो है टेररिज्म के अगेंस्ट मिल जाता है, कश्मीर इश्यू में मिल जाता है, सेंट्रल एशिया में जो है हमारा जो है एक्सेस ईज़ी हो जाता है। बट अब रशिया को भी तो फ़ायदा होता है हम लोगों से। एक तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आर्म्स की, जो वेपन्स खरीदती है रशिया से। एंड इंडिया मिलिट्री जितने भी हार्डवेयर है वो सब रशिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सिंस इंडिया इज एन ऑयल इम्पोर्टेंट नेशन और इंडिया जो ऑयल इम्पोर्टेंट नेशन भी है। तो रशिया के लिए इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हैज रिपीटेडली कम टू असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। और जब भी जितनी बार भी ऑयल क्राइसिस होता है तो ये जो है रशिया जो है वो इंडिया की तरफ मूव करता है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। रशिया से इंडिया जो है अपना एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ा रही है, ठीक है? एंड द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ-साथ जो है रशिया के साथ-साथ जो है इन दोनों से भी अपना जो है इंडिया ने अपना इंपोर्ट्स बढ़ाया। कोऑपरेशन विद इन दिस रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड। रशिया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट असिस्टेंस है इंडिया का, जहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए हमें असिस्ट करता है। ठीक है? हमें इंडस्ट्री देता है हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, ठीक है? रशिया जो है हमें इंडस्ट्री देता है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए। एंड स्पेस में भी जो है ये हमें असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग, हमें स्पेस इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा असिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक तो क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट, हमें जो है क्रायोजेनिक रॉकेट जो है रशिया ने प्रोवाइड किया था जब हमें इसकी जरूरत थी। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड फॉर, और काफी सारे साइंटिफिक प्रोडक्ट के लिए हमने जो रशिया से कोलैब किया हुआ है, आगे पीछे पास्ट में भी किया और हम फ्यूचर में भी करेंगे। तो रशिया से हमारा इसलिए जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा तालमेल अच्छा है। इसके साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो और कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।